अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज की एक बड़ी अहम खबर हमारे पास मौजूद है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी ज़ेर सदारत जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जो पॉइंट्स बड़े अहम निकात ज़ेर बहस आए हैं उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कोर कमांडर इस कॉन्फ्रेंस में जो मसाइल डिस्कस किए गए हैं उसमें दहशतगर्दी की बात की गई है, बलूचिस्तान के हवाले से बात की गई है, वहाँ पर जो हालात वाक़यात हैं सिक्योरिटी के हवाले से उसका जायज़ा लिया गया है, फितनतुल ख़वारिज के हवाले से जो इस वक्त हमें मसला दरपेश है उसके हवाले से उसमें डिस्कशन हुई है और अफ़गानिस्तान से फिर यही मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान की सरज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जाए। इसके लिए जो एक लाहा अमल पहले भी हम देख रहे हैं तय किया गया है और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में यकीनन एक नई स्ट्रैटेजी हमें नज़र आएगी जिससे इस दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी से जान छुड़वा सकें। इसके अलावा जो इसमें हम देख रहे हैं कश्मीर के हवाले से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके साथ, उनके अवाम के साथ हमारी फ़ौज खड़ी है और हमारा जो एक स्टैंस रहा है हमेशा से उनके साथ इज़हार यकजहती किया गया है। एक मरतबा फिर कल 5 फरवरी भी है और हम ऑब्वियसली इस पर यकीनन खुलकर बात करेंगे। पाकिस्तान में इज़हार यकजहती हर साल जो है वो 5 फरवरी को किया जाता है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी और जो तमाम तर ये मसाइल हैं अभी जो रिसेंटली सारे बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं, इस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उन मसाइल की निशानदही करना और फिर जो शहदा हैं उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती करना, शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करना, फिर आवाम को ऑन बोर्ड लेना, ये बहुत अहम होता है। किसी भी जंग को जीतने के लिए आपको एतमाद जो है वो ज़रूर जब तक हासिल ना हो आवाम का तब तक बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि हुकूमत और हमारी जो इदारे हैं फ़ौज की हम बात कर रहे हैं और आवाम इस वक्त सेम पेज पर मौजूद है और हम सब इस दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी से जान छुड़ाना चाहते हैं। मुख्तलिफ हवालों से बात होगी प्रोग्राम के फ़र्स्ट हाफ़ में और जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, रशीद साफ़ी साहब और हुमायूं खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आप चारों का हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आऊँगी डॉक्टर साहब। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस यकीनन बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है और इसमें जिन मसाइल की निशानदही की गई है वो भी एक ऐसे मसाइल हैं कि जो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें या फिर हम कश्मीर के हवाले से बात करें जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। और पहले तो मैं ये चाहूँगी कि जिन मसाइल का जिक्र किया गया और जिन शहदा उनके फैमिलीज़ के साथ इज़हार यकजहती किया गया, फिर आवाम को जिस तरह से ऑन बोर्ड लिया गया ताकि उन सब का मोराल बुलंद हो कि ये जंग हम ज़रूर जीत जाएंगे, ये कितना ज़रूरी है? देखिए नाहिद, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हमारी तारीख़ के एक बड़े गैर मामूली मौके पर हुई और इस मौके पर हम कल जो जिक्र कर चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कोयटा और इससे ज़रा सा पहले आर्मी चीफ़ का दौरा कोयटा जी। अगर आप उन वाक़यात पे नज़र दौड़ाएं और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को देखें तो हमें वो कंटिन्यूशन भी दिखाई देती हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई दिखाई देती हैं। वो क्या मामलात हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इस जंग में जो पाकिस्तान की सलामती के लिए लड़ी जा रही है वो खा वो बलूचिस्तान में हो, खा वो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक फाटा के इलाकों में हो या पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो यानी मुखालिफिन बसते हैं और वो पाकिस्तान का नाटका बंद करने के लिए साजिशों में मसरूफ़ है, चाहे वो हो, उसके लिए जो हमारे सिपाही, हमारे अफसर और हमारे जवान कुर्बानी दे रहे हैं, पूरी कौम उनको खिराज तहसीन, खिराज अक़ीदत पेश करती है। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से इसे दोहरा कर कौम को भी और अपने जवानों को भी ये हौसला दिया गया है कि देखें आप जो कुर्बानी दे रहे हैं वो बिल्कुल अंधेरे में नहीं है। पूरी कौम उसको न सिर्फ तस्लीम करती है बल्कि उसके लिए यानी अपनी जान भी देने के लिए तैयार है आप इनकी कुर्बानियों के लिए। तो इस एतबार से ये अलामती चीज़ें बहुत अहम होती हैं। अब जो दूसरा मामला है ना, असल बात अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भारत के जो वज़ीर आज़म मोदी साहब हैं वो एक एजेंडे के साथ अमेरिका जा रहे हैं। वो क्या एजेंडा है उसकी तफसीलात आपको साफ़ी साहब बताएंगे, लेकिन एजेंडा क्या है? एजेंडा वही है जिसका जिक्र हम कल कर रहे थे कि बलूचिस्तान की सरज़मीन जो उभरता हुआ बलूचिस्तान है और इस खित्ते की उभरती हुई किस्मत उसके साथ वाबस्ता है, वो उसमें जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे आपका शिप पोर्ट जो है वो हो चुका,
आपका जहाज हवाई अड्डा मुकम्मल हो चुका, अब उसके बाद आपको वहाँ क्या होना है, वहाँ से बिजनेस होना है और इस खित्ते के लिए बिजनेस होना है, उसका उसका रास्ता रोका जा ठीक सके। है। आप उसके लिए आप 100 बहाने कर सकते हैं। जैसे आपने अभी कश्मीर का मामला का जिक्र किया, तो कश्मीर का मामला भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। कश्मीर में अगर आप कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो सिर्फ ये नहीं होगा कि कश्मीर का महाज गर्म हो जाएगा, पाकिस्तान का महाज गर्म हो जाएगा, नहीं, पूरा खित्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दरअसल इंडिया इस वक्त ये कर रहा है कि ये जो एक बदलता हुआ खित्ता है इक्तिसादी एतबार से, और ख़ास तौर पे जो इकनॉमिक कॉरिडोर और ओबोर का मामला है वो, और इसके अलावा भी शारा रेशम पर जो उसको यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसके एक बिल्कुल नए विजन के साथ चल रही है, वो इस सब को तरपट करना चाहते हैं। तो ये सारा उस मंसूबे का हिस्सा है। और इस मरहले पर वज़ीर आज़म का दौरा हो, आर्मी चीफ का दौरा हो या आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, ये सारी उसकी कंटिन्यूशन में है। और ये हम वाजे कर रहे हैं सब पर कि आप खबरदार रहें कि हम सोए हुए नहीं हैं। बिल्कुल। हम अपने मफाद के लिए, हम अपने मफाद के अवाम के मफाद के लिए, हम पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए और इस खित्ते के एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जाग रहे हैं। और आप कोई गलत फहमी में न रहना, कोई मिस एडवेंचर ना करना, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ये बात आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बहुत खुल के बता दी गई है। ठीक है शनीला, जो अहम पॉइंट्स आज डिस्कशन में रहे, दहशतगर्दी के हवाले से है, फिर कश्मीर पर जो हमारा स्टांस है उसका भी अदा किया गया है, इज़हार यकजहती की गई है, बलूचिस्तान में जो हालात हैं और फितनतुल ख़वारिज के हवाले से जो सारे इस वक्त मसाइल चल रहे हैं उसके हवाले से जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ओवरऑल एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उन तमाम बैरूनी क़ुव्वतों को जो पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जो सहूलतकारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या अफ़गानिस्तान से लोग यहाँ पर आए। आती है कि नाहिद पाकिस्तान को उस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो है ना वो दरपेश हैं। एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर से जो तालिबान हैं वो आ रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, दूसरी साइड से इंडिया का हमेशा से जो है पाकिस्तान की तरफ एक स्टांस रहा है। और पिछले दिनों जो उनके वज़ीर दिफा ने और उनके आर्मी चीफ ने बयान दिया था कि जी आज़ाद कश्मीर की साइड से हम दहशतगर्द वहाँ पे भेज रहे हैं और हम आज़ाद कश्मीर में दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं। तो ये एक वो था कि उन्होंने अपनी दहशतगर्दी को छुपाने के लिए और जो कुछ वो दुनिया के अंदर दहशतगर्दी करें, जो कश्मीर में जो सब कुछ करें, उसको पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दाग दिया। फिर ईरान की साइड से भी पाकिस्तान को इशू रहती है। और बलूचिस्तान के अंदर तो सबको पता है कि बैरूनी क़ुव्वतें वहाँ पे कारफरमा है कि वो चाहती नहीं है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी आए, वो नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई अमनो अमान हो। इसी वजह से वहाँ पे जो मुख्तलिफ नाम निहाद जो तहरीकें चल रही हैं उनको बैरूनी फंडिंग होती है, जिनके सबूत हमेशा सामने आ रहे होते हैं। और पाकिस्तान ने बड़ी दफ़ा आलमी फोरम के ऊपर भी वो सबूत दिए हुए हैं। और अफगानिस्तान के अंदर तो अब जो पाकिस्तान को असला यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है, पता चल रहा है कि वो अफगानिस्तान से वो दहशतगर्द भी आ रहे हैं, वो असला भी वहाँ से आ रहा है, वो भी सबूत मिल रहे हैं। तो जो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और उससे पहले जो वज़ीर आज़म ने जब कैबिनेट के साथ बात कर रहे थे तो इनका ये एक पेज पे है सारे कि पाकिस्तान को जो भी सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं उसमें हमारी जो फौज है वो अलर्ट है और किसी भी फितनतुल ख़वारिज हो गए, कोई भी बैरूनी दुश्मन हो गया, उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर जो अपने मज़ूम अज़ाइम हैं उनको पूरा कर सकें। मतलब पाकिस्तान की रियासत की भी उन्होंने सलामती कि उन्होंने हल्फ लिया हुआ है कि हमने हिफाजत करनी है और पाकिस्तानी अवाम की भी करनी है। तो जो उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, जो उनके फ़राइज़ में शामिल है, उसके लिए पाक आर्मी तैयार है। तो आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से जो एक सख्त किस्म का जो मैसेज है वो तमाम पाकिस्तान के दुश्मनों को, फितनातुल ख़वारिज को और वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहते कि सियासी तौर पे पाकिस्तान मुस्तहकम हो, गैर मुस्तहकम रहे, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इकॉनमी को लेकर कभी मुस्तहकम ना हो, उन सबको एक पैगाम दे दिया गया कि भाई हम आपको मज़ीद अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो कब से कुर्बानियाँ जो है वो दे रही है, पाकिस्तान की अवाम जो कुर्बानियाँ दे रही है। और ये दहशतगर्दी की जो जंग है ये हमारी है नहीं, हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई, लेकिन हम इस जंग को का मुकाबला कर रहे हैं और हमारी कुर्बानियाँ जो है वो दुनिया भी अब मान रही है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ जो वो दी है। तो आज का जो पैगाम था वो बड़ा क्लियर चला गया है उन तमाम लोगों के लिए कि जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हैं। अच्छा साफ़ी साहब, आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, यकीनन हर कॉन्फ्रेंस बहुत अहम होती है, इसका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं मैक्रो लेवल पे जब हम बात करते हैं? अब इंडिया की हम बात कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं, जो इंडिया की तरफ से चाहे उनका वज़ीर आज़म
की तरफ से, चाहे आर्मी चीफ की तरफ से, जो गैर जिम्मेदाराना बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से, ये उसके लिए एक मुंह तोड़ जवाब है? तवक्को की जा सकती है कि इस किस्म की चीज़ें रुकेंगी, या फिर अगर जो जारहाना मूड हमें नज़र आ रहा है, कोई एडवेंचर करने के ख्वाहिशमंद हैं तो उसके लिए भी उन्हें सोचना पड़ेगा? और फिर दूसरा जो अफ़गानिस्तान फितनतुल ख़वारिज बहुत अहम है, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है। शुक्रिया नाहिद। कॉन्फ्रेंस के हवाले से शनीला ने और डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बात की है। अब हम ये देखना चाहते हैं, जो आपके सवाल के तनाजुर में ये जवाब बन सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस से मैसेज क्या गया है। देखिए, एक तो आर्मी क़यादत ने उन मसाइल की पहली निशानदही की है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को क्या ख़दशात और ख़तरात दरपेश है। उस पर सबसे सर फहरिस्त जो है हमारा कोर इशू, जो इंडिया से जो मशरक़ी सरहद पे हमारा दुश्मन जो बैठा हुआ है, उनके साथ जो पाकिस्तान का मसला है मकबूजा कश्मीर में, जो उनके मज़ालिम है और मज़लूम कश्मीरियों के साथ कड़ा रहने का पाकिस्तान का जो गैर मुतज़लज़ल अज़म है, उसका इरादा है। और जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो कोर कमांडर्स ने ये मैसेज दुनिया को दिया है कि अगर कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो इस खित्ते में फिर अमन की तवक्को रखनी वो अबस एक काम होगा। एक दूसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो फितनतुल ख़वारिज की मौजूदगी है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, उसकी एक दफ़ा फिर निशानदही भी की गई है। और अफ़गान तालिबान हुकूमत, अबूरी हुकूमत को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान उन तमाम साजिशों से आगाह है जो अफ़गान सरज़मीन पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, लिहाजा इसका सिलसिला बंद किया जाए। और ये मैसेज भी दिया गया है कि अगर बंद नहीं होता तो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान अपनी सलामती को महफूज रखने का हक़ जो है वो महफूज रखता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में जो बदमनी है, उसमें भी बैन सतूर में ये बात बताई गई है कि वहाँ पे राकी जो कारस्तानी है, वहाँ पे जो बैरूनी हाथ मुलव्विस है, वहाँ पे जो बलोच मिलिटेंट्स को जो अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है, उस पर भी आर्मी की नज़र है। और इसके साथ साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पे जो इंडियन शरंगेज़ी की जो मनसूबाबंदी है, इस तनाजुर में जो फ़ौज ने जो एक मैसेज कन्वे किया है कि भारतीय आर्मी चीफ ने कुछ मुद्दत पहले जो मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की दरअंदाजी और पाकिस्तान के मुलव्विस होने के जो बुनियाद प्रोपेगंडा किया था, उसका जवाब भी दिया गया है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बॉर्डर्स पे मज़ीद नफरी तैनात करने के हवाले से जो इंडियन अज़ाइम है, उस हवाले से भी हमारी आर्मी क़यादत जो है वो आगाह है और उनको ख़बरदार किया गया है कि अगर किसी एडवेंचर के मूड में भारत होगा तो उसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। डॉक्टर साहब ने हुक्म दिया था कि मोदी जी जो जा रहे हैं अमेरिका, तो उस हवाले से ज़्यादा मोदी का क्या एजेंडा हो सकता है? उनकी अयारी और मकारी तो इस कोर कमांडर इजलास में भी वाज़ेह की गई है, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी की आंख पे जो चीज़ कटक रही है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान और चीन और इस खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मुसलमा है, दूसरा भारत इस बात पे डेस्परेट है कि इंडो पैसिफिक में उनकी जो प्रॉक्सी का एक पूरा सर्कल था, एक पूरा जो उन्होंने एक अपनी एक मोनोपोली कायम की थी, जो हसीना वाजिद की हुकूमत के फाल के बाद वो बिल्कुल बेदस्तो पा होकर रह गया है। तो मोदी यही एजेंडा लेके जाएगा कि पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम किया जाए, पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता कोई मज़ीद पाबंदियाँ अमेरिका की तरफ से या किसी और इदारे की तरफ से वो आयद हो। लेकिन हमने ये जान लिया है कि पाकिस्तान की सलामती के इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे, पाकिस्तान के सफारतकारी के इदारे इंडिया के इस मकारी और अयारी से बखूबी आगाह है। ना सिर्फ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है भारत की जारहियत का मुँह तोड़ जवाब देने की अहलियत रखती है, बल्कि सफारती सतह पे भी हम भारत की मकारी और अयारी से आगाह है। और हमें पता है कि अगर मोदी जी की तरफ से कोई ऐसी साजिश की जाएगी तो उसकी तैयारियां भी हमें होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं हुमायूं साहब। जो इस वक्त खित्ते में सिक्योरिटी के जो नए उभरते हुए मसाइल हैं, ये चैलेंजेस हैं, फिर ओवरऑल जो दुनिया में तब्दीली आ रही है, अमेरिका के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे साफ़ी साहब, तो
उन तमाम तर चैलेंजेस से निपटने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम तैयार हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से हम इन इश्यूज़ को रिस्पॉन्ड करेंगे? जी थैंक यू नाहिद। बेसिकली तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल हमारा ये एक फोरम है जो पीरियडिकली होता है। उसकी डिपेंडिंग अपॉन जो इश्यूज़ हैं उसको हम देखते हुए कभी महीने में 1 या 2 दफ़ा या कभी जल्दी भी हो जाता है और कभी थोड़ी ताख़ीर के साथ भी ये होता है। उसमें हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस किया जाता है। स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तान को, इंटरनल एक्सटर्नल, या अगर आप उसको जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक उसके तनाजुर में लिया जाता है। और या जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, तो ये जो 267वां जो हुआ 267 कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया गया कि पाकिस्तान को चैलेंजेस क्या हैं। और वो जो अगर आप आज की जो देखें ISPR की जो रिपोर्ट है या जो वो प्रेस रिलीज़ है, उसमें 4-5 चीज़ों को एक बड़े तसलसल के साथ कहा गया कि रीजनल इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप जो है और उसको एक फुल स्पेक्ट्रम के अंदर देखा गया। उसमें कश्मीर के मामले के ऊपर ऑब्वियसली चूँकि कल का दिन हम कश्मीर की उसको सेलिब्रेट करेंगे, आज़ादी को, इज़हार राय को और उनकी जो है स्ट्रगल है उसको, और कश्मीर डे के तौर पे शो करते हैं हम और सॉलिड, और ये करनी भी चाहिए। मतलब ये वो हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, हम दुनिया की और ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं जिसमें हक़ खुद रायत जो है, सेल्फ इंडिपेंडेंस या वो उसको गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ी अहमियत का हामिल था आज का। और उसके अलावा जो शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं, और न सिर्फ पाक फ़ौज की बल्कि हमारे सिक्योरिटी की और इदारों की, तो उसको सराहा गया, उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। अभी जो रशीद साहब ने बात की, पाकिस्तान और ना सिर्फ ये पूरा ख़ित्ता एक बड़ी तग़य्युराती चीज़ों के उस अमल से गुज़र रहा है, जिसमें नई अमेरिकी सदारत है, उसमें चीन के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबल जियो पोलिटिकल जो लैंडस्केप है चेंज हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अहमियत का हामिल इस सेंस में था कि आज पाकिस्तान के जो सदर हैं और एक बड़े डेलीगेशन के साथ वो चाइना गए हैं, और वहाँ पे उनकी बड़ी एक लंबी जो है वो गुफ्तगू होनी है उनकी लीडरशिप के साथ। उसके तनाजुर में आप देखें तो आपको लगेगा कि जो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारे जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के साथ सबका इनपुट लेके वो करती है। तो ये उन्होंने बताया है कि हमारी कंसंट्रेशन बड़ी टू द पॉइंट है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर और इस खित्ते के अंदर मसाइल क्या हैं। अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, फितनतुल खवारिज का, बलूचिस्तान का जिक्र किया, कश्मीर का जिक्र किया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस था कि वी आर कमिटेड। हमने देख लिया है कि हमें मसाइल किए हैं, और ऊपर इंडिया की बात हमने की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो उनका विजिट है, लेकिन उसके साथ साथ जो अभी शनीला ने जिक्र किया कि गैर ज़रूरी स्टेटमेंट्स उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री, उसको आप इग्नोर करें। बेसिकली ये उनका एक पुराना शुगल है कि जब भी वो बड़ा ट्रिप होता है तो उसमें अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए इसके थोड़ा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और वो होती है चूंकि वो उनका मीडिया या उनका वो जो है वो ज़रा बड़ा है, बॉलीवुड, और वो जो है वो फिल्में भी दिखा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। दुनिया को बहुत सारी चीज़ों का वो जो है इदराक हो चुका है, उनके अंदर से ऐसे आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो कश्मीरों की हक़ खुद इरादियत है उसके ऊपर इंडिया के अंदर से इतनी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद बाकी दुनिया के अंदर से नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे, वो बड़ी हद तक अचीव हो चुके हैं। और हमने दुनिया को बावर करा दिया है कि ये इंडिपेंडेंस की या एक ये जो सेल्फ इंडिपेंडेंस की जो कश्मीर की तरफ से जद्दोजहद है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बड़े आज का ये जो इजलास है, जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, यकीनन बड़ी इसके सिग्निफिकेंस है, और इसमें जिस तरह से अमन ओमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ों का जायज़ा लिया गया है, नई स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ओवरऑल, इसका भी यकीनन इम्पैक्ट हम देखेंगे। अब ज़रा सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ा लेते हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है। कल से एक ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, और जिसमें ये बताया गया है कि बानी PTI ने एक ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ को, और 6 निकात पर मुश्तमिल ये ख़त है। जो उनके तर्जुमान हैं वो ये बताते हैं कि, और ये हम जानते हैं कि ये कोई आज की बात नहीं है, वो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही करना चाहते हैं, और बार बार हालांकि ISPR की जानिब से बारहा इस चीज़ का जिक्र किया गया है, इसका इयादा किया जाता रहा है कि फ़ौज
कि इसी किस्म की सियासी मुदाखलत का हिस्सा नहीं बनना चाहती और फ़ौज सियासत से दूर रहना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इंगेज करने की, उन्हें इसमें इन्वॉल्व करने की भरपूर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। जबकि आपके पास एक बड़ा अहम प्लेटफॉर्म था, एक बड़ा अच्छा आपको सिलसिला जो शुरू हो गया था आपस में मुज़ाकरात का, अगर आप आपस में बैठते निगोशिएशंस करते, 2 दिन आप वेट कर लेते। इरफान सदीकी साहब बता रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से आपके जो 2 मुतालबात हैं उनके हवाले से डेवलपमेंट होगी, हम जितना कर सकते हैं ज़रूर आपको दिया जाएगा, लेकिन वो इंतज़ार नहीं किया गया। जिस तरह आनन फानन वो मुज़ाकरात शुरू हुए थे, आनन फानन ही वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए और उसके बाद एकदम से मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद ये जो हमें दूसरा एक सिलसिला नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ़ को ख़त लिखा जा रहा है, इसमें बड़ी एक अहम बात यह है कि आपसे कोई तजावीज़ नहीं मांगी गई हैं, आपसे नहीं पूछा गया है कि क्या मसाइल हैं। जब आप बैठते ही नहीं हैं मेज़ पर और मुल्क की जो मामलात हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे वो मईशत के मामलात हों, कि हर चीज़ को आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपसे ये तजावीज़ नहीं मांगी गई और आप ख़ुद ये तजावीज़ दे रहे हैं कि इन मामलात को आप सवालात उठा रहे हैं। और फिर एक और अहम बात यह है कि जब आर्मी चीफ़ को आप ख़त लिख रहे हैं, आपके मुल्क के वज़ीर आज़म आपको बार बार दावत दे रहे हैं कि आप बैठें, सियासी मामला जो है हम खुद मिल बैठ कर हल करें, तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालें, लेकिन उनके साथ आप मुज़ाकरात नहीं करना चाहते हैं, आप उन्हें कोई ख़त नहीं लिख रहे हैं, आप उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, हालांकि वो ये चाहते हैं कि अभी कमेटी को भी तहलील ना किया जाए। बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, सिंपल सी बात, इस ख़त का क्या? इस ख़त का मकसद पीटीआई की हिस्ट्री है। क्या है हिस्ट्री? पीटीआई की हिस्ट्री ये है कि वो सारी ज़िंदगी किसी के सहारे के बगैर नहीं चले। अगर नाम गिनना शुरू करें, शुजा पाशा, ज़हीरुल इस्लाम, फैज़ हमीद, कमर जावेद बाजवा, आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, उमर अता बिन मंदियाल, और ज़रा सा और ज़हन पर जोर डालें और नाम भी आ जाएंगे। और आखिर में तो एक और नाम कोई अमेरिका में भी नज़र आ गया था उनको, है ना। तो ये सारी ज़िंदगी सहारे लेकर चले हैं और अपनी हरकतों की वजह से, अपने तर्ज अमल की वजह से, नाकाबिल एतबार होने की वजह से अब वो हर सहारे से महरूम हो चुके हैं। तो अब एक और सहारा लेने की कोशिश है। क्या सहारा लेने की कोशिश है? जिस आर्मी चीफ का तकर्रुर रोकने के लिए आपने रावलपिंडी का घेराव किया और लाहौर से चले आप, अब आप उसका सहारा लेना चाहते हैं ख़त लिखकर। जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रोकने के लिए आपने इस्लामाबाद पे यलगार की और अब आप उसको 300 सफ़े का ख़त लिख रहे हैं। तो एक तो दिलचस्प बात यह है कि आप कैसे जेल में बैठ के ये लिख रहे हैं। हम जानते हैं जिन साहब के ये ख़त हैं वो तो एक सतर सीधी नहीं लिख सकते, 300 सफ़े उन्होंने कैसे लिखे होंगे। तो ये क्या उनके पास मैकेनिज़्म है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारा किस्सा यह है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के मदद, इम्कानी मदद से भी मायूसी और यहाँ से भी सहारों के ख़ात्मे के बाद अब उन्हीं सहारों को तलाश करने की कोशिश की गई है जिनके ख़िलाफ़ पहले छुरियाँ कांटे लेकर ये कत्ल व गारत के लिए तैयार हो चुके थे। सिर्फ इतना नहीं है, ये जो 40-50 हज़ार फितनतुल ख़वारिज जो साबिक फाटा के इलाकों में ला के बिठाए गए थे, ये किसके कातिल हैं? पाकिस्तानी अवाम के कातिल तो हैं ही हैं, ये तो हमारे जवानों के भी कातिल हैं, ये हमारे अफसरों के भी कातिल हैं। अब आप उनका सहारा लेना चाहते हैं इस तरह से। तो ये सिचुएशन जो है, मुझे मोहम्मद रफ़ी का एक बड़ा दिलचस्प गाना है, तो उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। ये आप कीजिएगा, मैं सुना देता हूँ, गुनगुनाएंगी आप। ये लाइन ज़रा लंबी है। ख़त लिखे जो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तो ये एक ज़माना बहुत गुजर गया, ये फूल बनने का भी और सितारे बनने का भी। अब जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। अब आपके ख़तों से कोई किसी गलत फहमी में नहीं आएगा, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे। अब आपकी करनी जो है, आपके जो हिमाकतें हैं वो आपके सामने आके खड़ी हो गई हैं। अब ख़त वत लिखने से कुछ आपकी जान छूटने वाली नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर भी लोग पहचान चुके हैं,
पाकिस्तान से बाहर भी आपको लोग ठीक है। अच्छा शरीला, इस खत को तो उनके जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो भी ओन नहीं करते हैं। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, पार्टी में कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई। उन्होंने एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ख़त लिखा होगा। फैसल चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी नहीं मालूम इस ख़त के बारे में कि यह ख़त लिखा गया। पहली बात है नाहिद, खत तो उनको लिखा जाता है जिनसे कोई शनासाई हो, कोई जरा से आपसे नाराज हो गए हों तो उनको मनाने के लिए कोई खत लिखा जाता है। तो आर्मी चीफ तो वही हैं जिनको ये चीफ बनने नहीं देना चाह रहे थे। आर्मी चीफ तो वही हैं जिनको ये अलकाबात से नवाजते। आर्मी चीफ तो ये वही हैं जिनको ये धमकियां दे रहे होते हैं। तो आज उनको खत लिख रहे हैं। अच्छा, फिर खत लिख रहे हैं तो उसमें एक मासूमियत नजर आ रही है ना। खत में क्या कह रहे हैं कि जी हम तो बड़े मासूम हैं, हमें जो आपसे लड़ा रही है ना वो तो हुकूमत लड़ा रही है। यानी कि लगता है ऐसे जैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ट्वीट्स लिख के देते हैं खान साहब को कि जाएं खान साहब ये अपने एक्स के ऊपर पोस्ट कर दें। वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मैसेजेस भेजते हैं खान साहब को कि आज आपने आर्मी चीफ के बारे में ये बयान देना है। तो वो एक मासूमियत दिखाई गई कि हम तो बड़े शरीफ से बीबे से बच्चे हैं, ये जो हुकूमत है ये शैतानी कर रही है। ये तो ये खत वाला मुझे तो समझ भी नहीं आया कि मामला वही जो फारूक आदिल साहब कह रहे हैं कि वाकई सहारों की जरूरत है। जब एक तरफ से मैसेज आ रहा है कि हम सियासत में नहीं है, आप जाएं सियासी जमातों के साथ बैठे, तो वहां क्यों नहीं बैठ रहे? जब वहां पे मुज़ाकरात करने गए हैं, अभी उनको अपनी डिमांड्स दी हैं, वहां से डिमांड्स अभी आनी थी, उन्होंने आपको जवाब देना था, फौरन मुज़ाकरात खत्म कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ ये चीज कर दी गई कि खत लिखे जा रहे हैं। फिर खत के अंदर वो खुद को पाकिस्तान समझ बैठे हैं, खुद को पूरी पाकिस्तानी अवाम समझ बैठे हैं कि यानी वो आर्मी चीफ को, जी वही ना, कि आर्मी चीफ को ये कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो अवाम आपको सपोर्ट करेगी, अगर मेरे साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो अवाम दहशतगर्दी की जंग में आपका साथ देगी। यानी वो अपने आप को नथी कर चुके हैं, अपने आप को पाकिस्तान के साथ, कि सिर्फ मैं पाकिस्तान हूँ, जो बंदा अगर किसी ने पाकिस्तान के हक में बात करनी है तो मेरे हक में कर रहा होगा तो फिर वो पाकिस्तान नहीं है। हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट भी उन्होंने लेटर के अंदर दे दिए। तो मेरा ख्याल में कि खान साहब जो है ना अब इस डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन और इन सारी चीज़ों से निकलें और एक सियासी इंसान वाला रोल अदा करें और बैठे जाके हुकूमत के साथ। ये खतूत लिखने वाले जो चीज़ें हैं ना, बचगाना, ये काम नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, मुज़ाकरात से फ़रार एक तरफ से हमें नज़र आ रहा है और आर्मी चीफ को ख़त लिखकर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर इसरार, ये क्या माइंडसेट शो करता है? फिर इसमें अगर थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स है, मैं चाहूँगी कि ज़रा डिटेल पे उससे बात कीजिएगा। अगर आप ये ख़त लिखते हैं, क्या इसका एक मकसद ये है कि आपने जो किया, जो हम 9 मई को जो हुआ, 26 नवंबर को जो हुआ, जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, वो सारी कारस्तानियाँ ख़त्म हो जाएंगी? फिर 190 मिलियन पाउंड्स केस जो है वो चल रहा है, ये सारी चीज़ें क्या ख़त्म हो जाएंगी? ये जुर्म छुप जाएंगे? क्या मकसद है? देखिए, बचगाना सोच है, सियासी जुमात नहीं है, सियासी तर्ज अमल कभी इस पार्टी का वतीरा नहीं रहा है। अगर सियासत करनी इस जुमात को आती होती या सियासत और पार्लिमानी निज़ाम पे इस जुमात का कोई भरोसा होता तो पार्लिमान के हर फोरम पे इनकी मौजूदगी अवेलेबल है। ये सेनेट में मौजूद है, ये जुमात कौमी असम्बली में मौजूद है, चारों सूबों में इनके अरकान बैठे हैं। तो बेहतर फोरम तो वो था, वहाँ पे उससे बड़ा फोरम आइन के मुताबिक तो और कोई है ही नहीं। उसके ताबे आपका वज़ीर आज़म भी है, सदर पाकिस्तान भी है, अफवाज पाकिस्तान भी उसके ताबे आती है, आइन पाकिस्तान और पार्लिमानी निज़ाम का। लेकिन इस जुमात के इस ख़त का जो मकसद है वो यही है कि जो इदारे सियासत से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, वो अपना इमेज बिल्ड करना चाहते हैं एज ए प्रोफेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इदारे के तौर पे, तो उस इदारे को बार बार उनकी तवज्जो सियासत की तरफ मबजूल करवाने की एक मज़मूम ख्वाहिश और कोशिश है। अभी हम थोड़ी देर पहले जिस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात हो रही थी उसमें आपने सियासत का कोई एक झलक देखा है? उन्होंने सबसे बर्निंग जो हमारी इश्यूज है सियासत से, वो बहुत बालातर चीज़ें हैं। हमारे सरहदों पे जो ख़तरात है, हमारे अंदर सफ़ों में जो घुसे हुए हमारे जो शहरियों की शक्ल में हमारे दुश्मन है, उनके खिलाफ फौज सफा रहा है। एक एक दिन में उनके दर्जन से ज़ायद शुहदा शहीद हो रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं कि भाई आके मेरे सवालात का जवाबात दे और मुझे जो है ये मेरे मसले हैं उसको हल किए जाए। वो किसी को अपने अमाल का हिसाब क्या देते,
सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या क्या देते। देते? तो ये जो है ख़त लिखने का जो इनका एक शोशा है, इसका कोई मेरे ख्याल में जवाब नहीं आएगा, ना आना चाहिए। अभी तक तो ये भी खबरें हैं कि शायद वो ख़त अभी तक GHQ को मौसूल भी नहीं हुआ, पता नहीं खान साहब ने किस डाकखाने में इस ख़त को डाला है, लेकिन एक कबूतर के किसी पाव में उन्होंने बांधा हो तो वो बांधा होगा, लेकिन एक शोशा था उन्होंने छोड़ा है। और अपने जो आपका सवाल का जो दूसरा हिस्सा था, वो अपने गिर्द जो उनको मुख्तलिफ उनके मुकदमात है जिसमें वो मुलव्विस है, 190 मिलियन पाउंड में जब वो कन्विक्ट हुए हैं, इसके बाद 9 मई का फैसला होना है, 26 नवंबर का हिसाब लिया जाएगा। तो इन तमाम मुकदमात से मेरे ख्याल में तवज्जो हटाने की PTI की एक कोशिश ही रही है ये, जिसका कोई नतीजा उनके हक में नहीं निकलने वाला मेरी नज़र में। ठीक है। अच्छा हुमायूं साहब, आप की ओपिनियन क्या है? ये किस किस्म का माइंडसेट हमें नज़र आता है, किस जहनीत की अक्कासी हो रही है? बहुत सारे मामलात जो पहले भी चलते रहे हैं, ये अब एक नई चीज़ आ गई है, इस पर बहस शुरू हो गई है, समझे एक पेंडोरा बॉक्स ही खुल गया कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आप ये सोच भी नहीं सकते थे, और वो चीज़ अब सरेआम मंजर पर आ गई है। आप PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि हम कौमी सलामती के इदारों को, जिनको कह रहे हैं कि जिनका सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनको खामखा इन्वॉल्व कर रहे हैं। पहले तो वो कहते थे कि हमने गुफ्तगू करनी है हुकूमत के साथ या वो उनके साथ, ख्वाहिश तो हमेशा नहीं, मैं यही उसी की तरफ इशारा करूँ कि ये अब उनकी बड़ी अच्छी ख्वाहिश है कि एक ख़त लिख दिया जिसका कोई अभी तक ऑथेंटिसिटी अभी नहीं पता कि वो लिखा है या नहीं लिखा, पहुंचा है या नहीं पहुंचा, उसका मतन क्या है, मुख्तलिफ अखबारी या जो रिपोर्टें हैं उसके मुताबिक उसका मतन, उसका जो भी वो जो 5-6 उन्होंने पॉइंट किए, लेकिन पॉइंट ये है कि आप उनके साथ क्यों बात करेंगे? आपके साथ अगर हुकूमत कर रही है, आपके साथ नेशनल असेंबली की एक कमेटी बनी हुई है जिसके बड़े सीनियर जो लोग हैं गुफ्तगू कर रहे हैं, तो जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट, वज़ीर-ए-आज़म को लिखे, नहीं, सियासी जमातें इकट्ठी बैठे, सारा काम आगे बात बढ़े। तो हमेशा से यही करते थे, लेकिन अब ये जानबूझ के जो है ना मिलिट्री की जो क़यादत है उसको इन्वॉल्व करके, ताकि मुल्क के अंदर एक इंतशार फैले और ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें जो है ना हर चीज़ गड़बड़ हो जाए और उसमें पता ना चले कि कौन किससे बात कर रहा है। अगर आप सीरियस होते, जो हमें नहीं लग रहा कि वो सीरियस हैं, तो वो बात डायरेक्टली ऐसी बातों के ऊपर करते जो कि उनके साथ ऑलरेडी बात कर गई थी। आपने ये क्यों जो है वो गुफ्तगू जो पार्लियामेंट की कमेटी के साथ थी उसको ख़त्म कर दिया अचानक? फिर कभी आप जो है ना बाहर के मुल्कों की लीडर्स को ख़त लिख रहे होते हैं, कभी आप IMF को ख़त लिख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर PTI की क्या आप ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी अपनी तरफ से उन्होंने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन ये नाकाम हो गई? मोस्ट लाइकली नाकाम होगी। उसकी रीज़न यही है कि आप इस वक्त जो है मुल्क के हालात जिनकी तरफ हमने इशारा किया, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का किया, उसके अलावा प्रेसिडेंट जरदारी की ट्रिप का हम कर रहे हैं, उसके अलावा और बहुत सारे जो बड़े डेलीगेशन अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में आए, और उसके बाद गुफ्तगू हो रही है कि हमारे मिडल ईस्ट की तरफ से बहुत सारी जो कम्युनिकेशन हो रही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, हमारी मुख्तलिफ जो है एग्रीकल्चर के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, तो ये उसको डाइवर्ट करने के लिए मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली कहना चाहिए कि इंतशार फैलाने की एक ऐसी कोशिश है जिसमें वो इदारे जो शहदा की ऊपर जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको खामखा फिर घसीटा जा रहा है सियासत के अंदर। तो मेरा ख्याल है ये एक गलत जो है प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही। बहरहाल इस पे गुफ्तगू हो रही है, बहस अभी भी जारी है कि ये ख़त क्यों लिखा गया है और इसका क्या कोई इम्पैक्ट हो सकता है। एक बड़ा अहम मौजू इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हम ये चाहेंगे कि जाने से पहले उस पर भी बात करें। इंसानी स्मगलिंग के हवाले से ये एक बड़ा अहम और एक ऐसा मसला है जिसमें बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, और अक्सर इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। ख़बरें हम देखते हैं कि लोग जाना चाहते हैं किसी दूसरे मुल्क में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, लेकिन जो एजेंट्स उनको लेकर जाते हैं वो फिर जिस तरह से धोखाधड़ी के साथ उनके साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठते हैं। बहुत बुरे हालात हैं। गुज़श्ता माह भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया था जब मगरबी अफ्रीका से एक कश्ती के ज़रिए स्पेन पहुँचने की कोशिश करने वाले अफराद जो हैं उनको ये हादसा पेश आया जिसमें 50 अफराद डूब कर हलाक हो गए थे, और बताया गया था कि मरने वालों में 44 अफराद जो हैं उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान
से है। इस हवाले से कुछ पेशरफ्त हो रही है, इस पर काम हो रहा है। FIA जो है वो इस पर बहुत संजीदगी से के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत संजीदगी से इसके हल की तरफ इस वक्त मुतवज्जो है कि कैसे इस इंसानी स्मगलिंग के इस काम से जो एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है, इसे कैसे जान छुड़ाई जाए और लोगों की जान बचाई जाए। अभी इसमें 13 मज़ीद पाकिस्तानी जो हैं उनकी भी शनाख्त हो गई है जो इस कश्ती में लोग हलाक हुए थे। इसके हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इंसानी मियाँ भी है कि हमारे यहाँ लोगों को शायद इतना इल्म नहीं होता, ला इल्मी में इस किस्म की चीज़ें करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा के हुसूल के चक्कर में इंसान पड़ जाता है और अपनी जान भी गंवाता है। जो एक इंसान उसमें डूबकर हलाक हो जाता है वो एक इंसान नहीं होता, बल्कि एक पूरी फैमिली जो है वो उसका शिकार होती है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हुकूमत जो काम कर रही है, जो कमेटी बनाई गई है, FIA जो इस पर काम कर रही है, लेकिन ये एक माइंड सेट है लोगों का कि लोग राज़ी नहीं होते और वो ये चाहते हैं कि 30-40 लाख जो आप पाकिस्तान में लगाकर कोई कारोबार कर सकते हैं, इतने पैसे लगा के जायदाद बेचकर हम मुल्क से बाहर चले जाएँ। शुक्रिया नाहिद। देखें, ये वाक़तन एक बड़ा इंसानी अलमिया है और हम ये देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने इससे निपटने के लिए बड़ी संजीदगी से इक़दाम किए हैं और मुख्तलिफ़ सतहों पर जो उसकी कमेटियाँ बन सकती हैं और जो भी इदारे मुतहर्रिक हुए हैं, और बेदारी की एक कैंपेन भी चलाई जा रही है। तो ये एक बड़ा बरवक्त इक़दाम है और ये भी ये जो कैंपेन है उसका हिस्सा ये है कि वो मुजरिम भी पकड़े जा रहे हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों को यानी सब्ज़ बाग दिखा के मुल्क से बाहर ले जाते हैं और फिर मौत की नज़र कर देते हैं, तो उन्हें पकड़ा भी जा रहा है। तो ये कार्रवाई जारी रहनी चाहिए और जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको ऐसी इबरतनाक सज़ाएँ देनी चाहिए कि आइंदा कोई जुर्रत ना कर सके। इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है, इसका क्या सबब है कि आपके यहाँ ऐसी मायूसी है कि जी आप कोई कारोबार भी नहीं कर सकते, आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते। इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई आदमी चाहे जेल में बैठ के या कहीं बाहर वज़ीर आज़म को गाली देगा, आर्मी चीफ को, चीफ जस्टिस को बुरा भला कहेगा और मुसलसल गैज़ो गज़ब का शिकार रहेगा और गालियाँ देगा, उसके साइंस ये बताती है, जो मीडिया साइंस है, उसके नतीजे में रियासती इदारों पर एतमाद कमज़ोर हो जाता है और बिल आखिर लोग सोचने लगते हैं कि यार यहाँ से निकलें। तो ये भी एक एलिमेंट होता है, इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। और दूसरी, इस किस्म की तरबियत की ज़रूरत है कि नौजवान जो हैं खुद पर एतमाद करें। सही है। 40-50 लाख रुपए खर्च करते हैं, यार तुम 5 लाख रुपए खर्च करो, एक कबाब का ठेला लगा लो, तो आप ये देखें कि आप अल्लाह ताला आप पर आपके दिन बदल देगा। ठीक है, वक्त बहुत कम है सर। शनीला, आपकी राय इस पे। बात ये नाहिद कि जो हमारे यहाँ पे माशरती तफावत है और शोबाजी का जो कल्चर है ना, उसकी वजह से ये नौजवानों के अंदर बहुत ज़्यादा जो अर्ज पैदा हो रही है कि हम बाहर के मुल्क चले जाएं। खासतौर पे हमारे जो देहातों की साइड पे जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं उनके बाहर के मुल्क चले जाते हैं, तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को में आकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करे, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बनाएंगे, बड़े बड़े घर बनाएंगे। उनको देख के जो दूसरा नौजवान है जो अच्छा खासा भी कमा रहा होगा, वो ज़्यादा के लालच में ये डंकी और उनके पैसे दे के अपनी जान को उसमें डाल के मुश्किलों में जा रहा होता है। ये कल्चर अगर पाकिस्तान में रुके, अगर इस तरह लोगों की तरबियत हो, कनात, तो मैं नहीं ये कहती कि थोड़े पे, लेकिन अगर आप अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं तो बहुत ज्यादा का लालच ना करें, अपनी जान बचाएं, तो बहुत सी चीजों की जो है ना वो उनकी जान बच सकती है और फैमिलियां तबाह होने से बच सकती है। साफी साहब, इसका सदबाब किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, शऊर और आगाही की कमी है और हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हमें बाहर जाने का भी मौका मिला है। हमें पता है कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग ओवरसीज़ जाते हैं उनकी ज़िंदगी किस मुसीबत में गुजर रही होती है। यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार करने के मौके ज़ाया करके जब ये नौजवान बाहर जाते हैं, जो पहुँच जाते हैं, खुशकिस्मत वो होते हैं। जो कश्ती जो मराकश में जो वाक़या हुआ है या जो बाकी इलाकों में होते हैं, वो तो एक अलग कहानी है। जो पहुँचते हैं तब भी उनकी ज़िंदगी बड़ी मिजरेबल होती है, लेकिन अब चूँकि हुकूमत ने आला सतह पे इस मामले को उठाया है, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन लिया जा रहा है, हत्ता कि DG FIA को तब्दील कर दिया गया है और वज़ीर आज़म खुद इस अमल की निगरानी कर रहा है। तो पाकिस्तान में अब मौक़े पैदा हो रहे हैं। नौजवानों से यही अपील है, उनके वालिदैन से
से यही अपील है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी या ख़तरात में ना डालें, यहाँ पे उनकी तालीम व तरबियत का अहतमाम किया जाए। पंजाब गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जो है, नौजवानों को स्किल सिखाने के खुसूसी प्रोग्राम शुरू कर रही है। अगर नौजवानों को हम इंगेज करेंगे तो मेरे ख्याल में इस मसले पे काबू पाया जा सकता है। ठीक है हमारी साहब, मैं चाहूँगी कि आप कोई मैसेज ही दे दीजिएगा इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए जिसकी वजह से लोग भागते हैं, निकलते हैं। नाहिद, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उन मसाइल के हुकूमत के जो इदराक करने की जो कोशिशें हैं सिर्फ उसकी तरफ एक इशारा करूँगा कि अभी आपने अपने उस इब्तिदाइये में भी जब हम गुफ्तगू कर रहे थे और मुख्तलिफ डिस्कशन में, अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक बड़े डेलीगेशन के साथ आज चाइना पहुँचे थे और उनकी जो गुफ्तगू अगले चंद दिनों में वहाँ की लीडरशिप के साथ होनी है, जिसका कल या परसों भी आपके प्रोग्राम में जिक्र हुआ। हमने कोई 10 से 12 MOUs के ऊपर साइन करना और हम CPEC के फेज़ 2 के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें ये जो 240-50 मिलियन की आबादी वाला मुल्क है, इसके ऊपर रोज़गार के मौके जो अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, वो चूँकि लोगों को यहाँ पे अगर अच्छी और कम और सस्ते वो मिलना शुरू हो जाएंगे और उनकी अहमियत उनको पता होगी, तो मेरा ख्याल है एक बड़ा और हम अगर अपने साथ वाले हमसाया ममालिक से अगर कुछ सीखना चाहें तो मेरा ख्याल है चीन एक बहुत बड़ी कुव्वत है जिसने ये बता दिया है कि आप अपने अवाम को, जिसने 800 मिलियन लोगों को सतह गुर्बत से निकाला, तो यही वो लोग हैं जो बाहर जो है ना, यहाँ के अंदर मौके कम होने की सूरत में डेस्परेशन में बाहर जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों या 1 या 2 सालों में अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहती है और ये लोग इसी तर्ज पे रहते हैं और हमारा ये इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आपको एक बड़ी अच्छी मतलब इस पैराए में अगर आप सोचें तो ये माइंडसेट तब्दील हो सकता है कि आपको अपने मुल्क में रोजगार के मौके, बहुत सारी बिल्कुल ट्रू वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, ये बड़ा अहम मौजू था जिस पर हम बात कर रहे थे, यकीनन इस पर बार बार बात करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।